कभी सोचा है कि फोन अपना चेहरा कैसे पहचान लेता है, या नेटफ्लिक्स को हमेशा ये कैसे पता चल जाता है कि अगली कौन सी फिल्म दिखानी है? इन सब का जवाब एक ही जगह है, मशीन लर्निंग। तो आज हम इसी दिलचस्प टेक्नोलॉजी के पर्दे के पीछे झांकेंगे और इसे बिल्कुल शुरू से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस बात का मतलब क्या है? गूगल का ये उसूल एक बहुत ही अहम नुक्ता समझाता है। देखें, कभी कभी हम कंप्यूटर के लिए कुछ उसूल बनाते हैं, यानी ह्यूरिस्टिक्स। ये बिल्कुल अगर ऐसा हो तो वैसा करो वाले उसूल होते हैं। लेकिन जब ये उसूल बहुत ज़्यादा और बहुत पेचीदा हो जाते हैं तो इन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। बस यहीं पर मशीन लर्निंग एक बेहतरीन मुतबादिल के तौर पर सामने आती है। तो चलें इस पूरे अमल को एक बिल्डर के सफ़र की तरह देखते हैं। हम फर्ज करते हैं कि हम एक मॉडल को बिल्कुल शुरू से बनाने जा रहे हैं और देखते हैं कि हमारा पहला और सबसे बड़ा फैसला क्या होता है। मशीन लर्निंग बुनियादी तौर पर एक डिजिटल जासूस की तरह काम करती है। ये डेटा के बहुत बड़े ढेर में से ऐसे पैटर्न्स ढूंढ निकालती है जो इंसानों के लिए देखना तकरीबन नामुमकिन होता है। सोचें जरा, हजारों मेडिकल इमेजेस का तज्जिया करके किसी बीमारी की इब्तिदाई अलामात का पता लगाना, यह वो काम है जहां मशीन लर्निंग की असल ताकत नजर आती है। और यही मशीन लर्निंग की सबसे बुनियादी तारीफ है, यानी हम मशीन को सख्त हिदायत देने के बजाय उसे मिसालों से सीखना सिखा रहे होते हैं। तो एक बिल्डर के तौर पर हमारा पहला और सबसे अहम फैसला यहां से शुरू होता है। ये एक ऐसा इंतखाब है जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट की सिमत मुतय्यन कर देगा। अब देखें, ये हमारे सफ़र का पहला चौराहा है। एक तरफ है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां हमारे पास एक तरह का नक्शा और गाइड होता है। हमारा डेटा लेबल किया हुआ होता है, यानी हर मिसाल का सही जवाब हमें पहले से मालूम होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई उस्ताद तालिब इल्म को जवाबात दिखाकर सिखा रहा हो। दूसरी तरफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक नामालूम इलाके की खोज की तरह है। हमारे पास कोई लेबल नहीं होते, मॉडल को खुद ही पैटर्न्स और ग्रुप्स तलाश करने पड़ते हैं। सच पूछें तो सुपरवाइज्ड लर्निंग हमारे इर्द गिर्द हर जगह है। ईमेल इनबॉक्स में जो स्पैम फिल्टर है वो हजारों ईमेल से सीखता है जिन पर स्पैम और स्पैम नहीं का लेबल लगा होता है। या वो मॉडल्स जो घर की कीमतों की पेशनगोई करते हैं, वो घर के साइज, मुकाम और माजी में फ़रोख्त की कीमतों जैसे लेबल शुदा डेटा का ही इस्तेमाल करते हैं। और फिर आती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की दुनिया। यहाँ मॉडल एक माहिर आसार कदीमा की तरह काम करता है, जो डेटा में छुपे हुए खजाने यानी ग्रुप्स दरियाफ्त करता है। सोचें कि ऑनलाइन स्टोर्स कैसे आप जैसे सारिफीन ने यह भी खरीदा जैसी सिफारिशात देते हैं। ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ही है जो खरीदारी की आदत की बुनियाद पर सारिफीन के ग्रुप्स बना देती है। ठीक है, तो जब हमने सीखने का तरीका चुन लिया तो अगला कदम आता है काम के लिए सही टूल यानी सही एल्गोरिदम का इंतखाब करना। अगर हमारा मकसद किसी अददी कदर जैसे कीमत या दर्जा हरारत की पेशिनगोई करना है तो रिग्रेशन एल्गोरिथम हमारा सबसे पहला और बुनियादी टूल होगा। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग की एक बहुत ही आम किस्म है। और अगर हमारा मकसद डेटा को मुनज़्ज़म करना है, उसमें कुदरती ग्रोह तलाश करना है, तो हम क्लस्टरिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ये काम कैसे करता है? चलें एक मशहूर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के मीन्स को देखें। तसव्वुर करें कि एक कमरे में बहुत से लोग हैं और हमें उन्हें ग्रोहों में तकसीम करना है। पहला कदम, आप अपनी मर्जी से कुछ लोगों को ग्रुप लीडर बना देते हैं। दूसरा कदम, हर कोई अपने करीब तरीन ग्रुप लीडर के पास चला जाता है। तीसरा कदम, अब हर ग्रुप लीडर अपने ग्रुप के बिल्कुल मरकज में चला जाता है। और चौथा कदम, आप दूसरे और तीसरे कदम को दोहराते रहते हैं जब तक कि कोई भी शख्स अपना ग्रुप तब्दील ना करे, और बस कुदरती ग्रोह खुद ब खुद बन जाते हैं। लेकिन मॉडल बनाने का अमल हमेशा इतना सीधा नहीं होता। रास्ते में कुछ आम रुकावटें आती हैं जिन पर एक अच्छे बिल्डर को काबू पाना होता है। हर बिल्डर को इस चैलेंज का सामना करना पड़ता है 22 वेरिएंस ट्रेड ऑफ। 22 यानी अंडर फिटिंग एक ऐसे तालिब इल्म की तरह है जिसने इम्तिहान के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। वो इतना सादा है कि बुनियादी चीजें भी नहीं समझता। दूसरी तरफ वेरिएंस यानी ओवर फिटिंग एक ऐसे तालिब इल्म की तरह है जिसने पूरी किताब रट ली है, यहां तक कि उसकी गलतियां भी। वो ट्रेनिंग डेटा पर तो बेहतरीन काम करता है, लेकिन जैसे ही कोई नया सवाल आता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसने समझने के बजाय सिर्फ रट्टा लगाया है। तो असल बात यह है कि हमें एक बेहतरीन तवाज़न तलाश करना है। एक ऐसा मॉडल जो ना तो बहुत सादा हो और ना ही बहुत पेचीदा, ताकि वो असल पैटर्न को सीखे और उसे नए अनदेखे डेटा पर भी लागू कर सके। चलें यहाँ एक दिलचस्प तारीखी हकीकत बताता हूँ। आज की जो जदीद तरीन न्यूरल नेटवर्क्स हैं, इनकी शुरुआत बहुत सादा थी। पहला न्यूरल नेटवर्क SNA-ARC एक वर्चुअल चूहे को भूल भुलैया से निकलना सिखाने के लिए बनाया गया था,
और हैरत की बात यह है कि इसके लिए जंगी जहाज के पुर्जे इस्तेमाल हुए थे। तो अब हमारा सफ़र आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है, ये जांचना कि जो मॉडल हमने बनाया है वो वाकई कामयाबी है या नहीं। तो हम अपने मॉडल की कारकर्दगी को कैसे जांचते हैं? इसके लिए एक बहुत कारआमद टूल है जिसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। इसके नाम से घबराना नहीं है, ये सिर्फ एक सादा सा टेबल है जो हमें दिखाता है कि हमारा मॉडल कब सही था और कब उसने गलती की। इस मैट्रिक्स में 4 खाने होते हैं। ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव वो हैं जहां मॉडल ने बिल्कुल सही पेशगोई की, और फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव वो हैं जहां मॉडल ने गलती कर दी। चलें इसे अपनी स्पैम फिल्टर वाली मिसाल से समझते हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है आपके बॉस की एक बहुत अहम ईमेल स्पैम में चली गई, ये एक बड़ी गलती है। और फॉल्स नेगेटिव का मतलब है एक फालतू इश्तिहार आपके इनबॉक्स में आ गया, ये परेशान कुन तो है लेकिन शायद इतना बड़ा मसला नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरत हाल के लिहाज से एक किस्म की गलती दूसरी से कहीं ज़्यादा संगीन हो सकती है। और ये बात हमें एक अहम हकीकत की तरफ वापस लाती है। मॉडल की कारकर्दगी के मैट्रिक्स जैसे कि एक्यूरेसी सिर्फ असल दुनिया की कदर के इशारे हैं। असल कामयाबी तो सारिफ की इत्मीनान और हकीकी दुनिया में पड़ने वाले मस्बत असरात में है। तो हमारा बिल्डर का सफ़र इस अहम सवाल पर ख़त्म होता है, क्या हमारा मकसद सिर्फ एक ऐसा मॉडल बनाना है जो टेस्ट में 99% दुरुस्त हो, या एक ऐसा मॉडल बनाना है जो हकीकी दुनिया में लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाए? जैसे जैसे हम मज़ीद ताकतवर मॉडल बनाते जाएंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको संजीदगी से गौर करना होगा।